नमस्कार मित्रों, मैं विजय गुप्ता आवाज़ न्यूज़ चैनल से आपके बीच। जैसा कि पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम आज चल रहा है, वो है कुख्यात विकास दुबे। आखिर विकास दुबे को धरती निकल गई या आसमान उसको निकल गया, हर एक की जुबान पर नाम है कुख्यात विकास दुबे का। सरकार परेशान है, देशवासी परेशान है। अगर टीवी खोलते हैं सिर्फ एक ही चैनल का इंतजार होता है, क्या विकास दुबे गिरफ्तार हो गया, क्या विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। मैं आवाज प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन पुलिसकर्मियों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन उसी के साथ आज हम सब बहुत ही दुखी हैं कि आखिर विकास जैसे लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है और कैसे ये पल रहे हैं। विकास दुबे उम्र 50 साल और मुकदमे 71, उम्र से ज्यादा मुकदमे विकास दुबे के ऊपर। आखिर किसने इनको संरक्षण दिया। कहा जाता है कि जो भी सरकार आती है उसमें विकास दुबे शामिल हो जाते हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा। आखिर कैसे चलेगा ये सब। हमें अपने देश की फिक्र है, हम सब देशवासियों को फिक्र है, लेकिन आज हम पहुंचे हैं हमारे बीच हमारी लखनऊ की मशहूर शख्सियत समाज सेविका डॉक्टर नूतन ठाकुर, जिनके बीच आज हम पहुंचे हैं। एक समाज सेविका होने के साथ साथ हाई कोर्ट की एडवोकेट भी हैं वो। आइए उनसे जानते हैं कि इस टाइप के प्रकरण में जब सारे देशवासी सिर्फ विकास दुबे को ढूंढने में लगे हैं, किस हद तक क्या ऐसे कुख्यात लोग आज विकास दुबे, क्या विकास दुबे आतंकी घोषित किया गया, क्या विकास दुबे वांटेड तो सुना है, क्या मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। आखिर किसने इनको शरण दी और किस तरीके से एक मुकदमा लगता है एक आम आदमी के ऊपर, वो परेशान रहता है, पागल हो जाता है। और ऐसे कुख्यात अपराधी, जघन्य अपराध करने वाले, जिससे आज पुलिस भी कांप उठी है, क्योंकि अभी तक सुना था सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर ही गर्दन काटी जाती है। ऐसे कुख्यात अपराधी जिनको इतने साल संरक्षण दिया जाता है और वो आज अधिकारियों का अंग काट लेते हैं, उनकी जघन्य हत्या कर देते हैं। आइए पूछते हैं डॉक्टर नूतन जी से क्या कहना है उनको इस बारे में। जी नूतन जी। देखिए, जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, विभत्स है और डराने वाला भी है। लेकिन इस घटना ने कई सारे सवाल भी छोड़े हैं। कि सबसे पहला सवाल तो यही था कि अगर इतना बड़ा अपराधी विकास दुबे था, इतने मुकदमे थे, उसके बाद भी जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तमाम मुकदमों में जेल से बाहर था। निश्चित रूप से कानपुर जिला प्रशासन को इसकी जानकारी रही होगी जब इतने शिकायत थे और वो भी कई गंभीर आरोप थे, गंभीर मामलों में एफआईआर थे। उसके बाद भी जो जमानत की प्रक्रिया होती है, वहाँ अगर पूरे तथ्य रखे जाते, स्थिति की गंभीरता को रखा जाता, उसके मामलों में जो भी एफआईआर लॉन्च हुए जल्दी विवेचना हुई होती, साक्ष्य ढूंढे गए होते, तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती, उस अपराधी का इतना मनोबल नहीं बढ़ता। कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई विवेचना में, सजा दिलाने में। जैसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में ही पढ़ा कि एक हत्या के मामले में थाने के अंदर हत्या हुई और उसमें वो बरी हो गया क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला, या सबने कह दिया कि हमने देखा नहीं कि उसने हत्या की। अगर थाने के अंदर घुस के अगर किसी व्यक्ति की थाने के अंदर किसी व्यक्ति की हत्या हुई हो और उसमें जो आरोपित व्यक्ति पकड़ा गया हो किसने हत्या की, ये संभव नहीं दिखता कि थाने में किसी ने देखा ना हो। लेकिन उसके बाद भी अगर वो आरोपी छूट जाता है तो जाहिरा तौर पे हमारी जो न्याय प्रणाली है, अपराध सिस्टम है, गवाही का वहाँ, और अगर पुलिस थाने के अंदर ऐसी घटना हो और उसमें बिना किसी चश्मदीद के कारण वो व्यक्ति छूट जाता हो, तो अपने आप में ये गंभीर स्थिति भी होती है। और शायद इन्हीं कारणों से उसका इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ था कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और स्थिति इस हद तक पहुंची।
नूतन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए, और आज किस हद तक पुलिस स्वयं सुरक्षित है ये आप विकास दुबे कांड में देख रहे हैं। 35 पुलिस वाले जाते हैं, 100 लोग 3 दिशाओं से छतों पर चढ़कर जघन्य हत्याकांड करते हैं, गोलीबारी होती है वहां पर। पुलिस के लोग छुपते हैं, अपनी जान बचाते हैं, शायद वो तैयार भी नहीं होते हैं इस जघन्य कांड के लिए। कैसे किस टाइप के मुखबिर हैं कि खबर मिल जाती है एक कुख्यात को कि पुलिस आने वाली है, पुलिस का रास्ता रोक दिया जाता है एक जेसीबी द्वारा, और पुलिस पैदल निकलती है। पुलिस तैयार भी नहीं होती कि शायद यहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा घृणित कृत्य हो जाएगा, और जैसे ही पुलिस अपनी गन निकालती या तैयार होती, उसके पहले ही पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद पुलिस जान बचाकर इधर उधर पास के घरों में कूदती है। घरों में कूदने के बाद उनके साथ जघन्य अपराध होता है, उनको मारा जाता है, पास में फायरिंग की जाती है, उनका अंग तक काट दिया जाता है। तो जो हम पुलिस से सुरक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वही पुलिस, नूतन जी, आपको नहीं लगता कि उसी पुलिस वालों में भी कोई विभीषण छुपा बैठा है? सर देखिए, जाहिरा तौर पे जब पुलिस दबिश देने गई और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आया मीडिया के जरिए सामने, और ये कहा गया कि रास्ता जेसीबी से पहले रोका गया और उसके बाद ये वारदात हुई, तो निश्चित रूप से किसी न किसी ने तो मुखबिरी की और विकास दुबे तक ये बात पहुंची कि पुलिस आने वाली है अरेस्ट करने आने वाली है, दबिश देने आने वाली है। अब ये क्या घटना हुआ, लेकिन पुलिस उस मौके पे जा रही है, बिल्कुल बिना किसी मुखबिरी के। कौन किसने किया ये भी जांच का विषय है। संभव नहीं है कि इस स्तर तक तैयारी विकास दुबे भी कर पाता और इतनी बड़ी घटना घटती। कहीं न कहीं से मुखबिरी हुई है, कुछ लोग पुलिस के अंदर के ही पकड़े गए, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया। पुलिस के लोग, उसके साथ अन्य लोग भी क्या ऐसे हैं जो वहाँ की खबर, पुलिस थाने की खबर उस तक पहुँचाते थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर दिखता है प्रथम दृष्टया जिस तरीके से घटना घटी है कि इस पे कहीं न कहीं से मुखबिरी हुई है और सूचना लीक हुआ है। नूतन जी, क्या आपको नहीं लगता कि थाना ही नहीं, पूरे गांव में विकास दुबे का इतना जबरदस्त रुतबा था, इतना जबरदस्त कहर था, डर था कि गांववासी छोड़िए, पुलिस भी उसके साथ थी। क्योंकि जब उसने एक मंत्री की हत्या की थी थाने में घुसकर, तो उस थाने का कोई भी पुलिस वाला गवाही देने को तैयार नहीं था। तो जिस शैतान ने इतना बड़ा आतंक और कहर ढा रखा हो एक गांव में, जिसके खिलाफ पुलिस वाले गवाही न दे पाए हो, आपको क्या लगता है कि गांव के लोग क्या उसके खिलाफ कभी गवाही देंगे या देते? शायद इसलिए कहर बरप रहा था। से देखिए कि जब कोई भी घटना घटती है तो साक्ष्य ढूंढने का काम पुलिस का होता है, और पुलिस का ये भी काम होता है कि लोग जिन्होंने देखा हो घटना को वो निडर हो के गवाही दे पाएँ। इस चीज़ का पूरा आश्वासन गवाह को हो कि उसके साथ कोई बुरी घटना नहीं घटेगी। सुरक्षा देने का कोर्ट्स ने भी कई बार ये कहा है कि जो गवाह हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा दिया जाए, कि छोटे मामलों को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पे हत्या का मामला हो और उसमें गवाही की बात आती हो, तो जाहिरा तौर पे गवाह भी 1-2 बार डरता है कि अगर हम गवाही देंगे तो उसने ऑलरेडी मारा हुआ है लोगों को, तो संभव है हमें भी ना मार दे। तो वहाँ जो भी गवाह होते मौके के, उनको प्रॉपर सुरक्षा जब तक नहीं दी जाएगी, ये भरोसा नहीं होगा कि हम गवाही के बाद भी हम सुरक्षित रहेंगे, तब तक शायद जो विकास दुबे के मामले में हुआ, ऐसी स्थितियां आती हैं कि अगर जो बड़े अपराधी हैं उनके डर से कई बार लोग नहीं कुछ बोलते हैं, चुप रहते हैं कि हम भी क्यों अगर बोलेंगे और अपराध का शिकार हो जाए, तो वहाँ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और नतीजा ये होता है कि अपराधी अगर एक बार छूट जाता है, कोई गवाह नहीं मिलते, तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। उसको लगता है कि वो सिस्टम की खामियों को समझ जाता है, उसका वो लाभ लेता है। और अगर एक चीज़ और देखने में आती है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं या जो अपराध करते हैं,
वो अपने आसपास जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के लोगों के प्रति उनकी इस तरह की छवि बना के रखते हैं, मदद करते हैं कई बार, कि वो कई बार उसके खिलाफ नहीं जा पाते हैं, और कई बार एक डर भी होता है। तो ये वहाँ की क्या स्थिति थी मैं नहीं जानती हूँ, नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट दिखता है कि जो विकास दुबे पे पहला आरोप लगा थाने में हत्या का, और उस पर वो बरी हो गया, छूट गया और कोई गवाह नहीं मिला, तो ये स्थिति तो अपने आप में बहुत गंभीर थी, और शायद ये वजह भी थी कि उसका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और ऐसा मनोबल बिना किसी उसके बाद भी राजनीतिक संरक्षण के, ताकतवर सत्ता के संरक्षण के नहीं बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं से उसको संरक्षण भी प्राप्त था, डर नहीं था। तभी किसी भी अपराधी का आज तक ऐसा दिखने में नहीं आया है, नक्सली घटनाओं को छोड़ दीजिए तो इस तरीके से पुलिस दबिश देने गई हो, अगर सूचना होने पे भी अपराधी मौके से भागते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा है कि वो मौके से भागे नहीं और पुलिस वालों को ही घेर के मारे, और कितने पुलिस वालों को मारते हैं। नूतन जी, मेरा एक अगला अहम सवाल, किसी भी परिवार में पांचों उंगली बराबर नहीं। एक आईएएस का बच्चा जरूरी नहीं आईएएस बन जाए, और एक जरूरी नहीं रिक्शा वाले का बच्चा रिक्शा चालक ही बने, आईएएस भी बन सकता है। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से कल कार्यवाही पुलिस ने की है, कुछ हद तक लगता है कि पुलिस खुन्नस निकाली है। शायद लगता भी है, देशवासी भी चाहते हैं कि ऐसे बदमाशों के परिवारों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो बड़ा तो उसी परिवार में हुआ है। लेकिन जब उसकी माँ ही कह रही है कि आप उसको मार दो, और वो एक अपराधी है, जब से वो राजनीति में घुसा है तब से वो इस टाइप का बन गया है, तो क्या उस परिवार का जो मकान है, जिस मकान में उसका परिवार रह रहा था, उस परिवार, वो मकान तो पूरे परिवार का है, क्या उसकी सजा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए? क्या गाड़ियों को जेसीबी के द्वारा तोड़ना किस हद तक कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आता है? क्या मकान को पूर्णतया जेसीबी से ध्वस्त कर देना कौन सी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? खास तौर से ये तो प्रॉपर्टी है। अगर एक प्रॉपर्टी, मैं मानता हूं अगर कोई देशद्रोह भी है, गलत भी है, आप कानूनी प्रक्रिया करके उसकी कुर्की करके उसको बाकायदा नीलाम करके उसका पैसा, अगर जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए या किसी और अच्छी प्रक्रिया में लगता तो शायद कुछ अच्छा होता। लेकिन जिस तरीके से मकान को ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से गाड़ियों को बाकायदा इंजन नोचा गया है, आप देखिए हैं जेसीबी से किस तरीके से उनको खत्म किया, स्क्रैप बनाया गया है। क्या कहना है नूतन जी आपको इसके बारे में? क्या आप तो एडवोकेट भी हैं, इसलिए खास तौर से ये सवाल मैं आपसे न्याय के अंतर्गत भी जानना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कहां तक और कितने प्रतिशत ये प्रक्रिया जो कल की गई है ये उचित है? तो देखिए, अगर पूरे स्थिति को समग्रता में देखिएगा तो जाहिर तौर पे पुलिस के जितने लोग मारे गए, तो एक पुलिस सिस्टम है, पुलिस इकबाल पे चलती है। तो पुलिस वालों का आक्रोश भी, चूँकि मैं भी पुलिस परिवार से हूँ, और पुलिस का क्या मतलब जो बाहर के लोग भी हैं उनको भी ये पूरी घटना से एक आक्रोश की स्थिति तो मन में ज़रूर उत्पन्न होती है कि किस तरीके से, क्या कोई मतलब हमारे यहाँ लॉ ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, या अपराधियों पे डर नहीं रहा है कि जिस तरह की घटना को विकास दुबे ने अंजाम दिया वैसी घटना कोई अपराधी कर दे। ये बड़ा सवाल है। पुलिस में भी आक्रोश होना स्वाभाविक है। पुलिस के इकबाल को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि जितने पुलिस वालों को उसने एक दिन में मार डाला, वो अपने आप में एक सवाल भी खड़ा करता है कि हमारी पुलिस में कहाँ खामी रही है, क्या लूपहोल्स रहे हैं, उसको देखे जाने की। लेकिन जिस तरीके से जो कल सोशल मीडिया में आते रहा कि पुलिस ने घर गिराया, गाड़ियों को तोड़ा, तो मैं इस पे कहूँगी कि हमारे यहाँ जो विधिक प्रावधान है कि उस सब के बाद भी जो पूरी न्याय व्यवस्था है वो बदले के कार्रवाई से नहीं चलती है। और साथ ही सरकार को तो और भी अगर है, तो अगर सरकारें बदले की कार्रवाई पे चलने लगे या बदले की भावना से अगर काम करें, तो जाहिर तौर पे वो एक जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन और रूल ऑफ लॉ की स्थिति है उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से घर गिराया गया, विकास दुबे ने जो घटना को अंजाम दिया, उसका पकड़ा जाना, कोर्ट के सामने पेश करना, सजा दिलाना, आदर्श स्थिति तो ये होती।
लेकिन जो पीछे भी देखा गया उसके मामले में कई मामले अपराध हुए, वो छूट भी जा रहा था, उसको गवाही नहीं मिल रही थी, उसके खिलाफ लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। शायद ये वजह हो और तमाम लोग भी एक इनकाउंटर को समर्थन करते हो कि वो ऐसे अपराधी को पकड़ के मार देना चाहिए। लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था जो है, न्याय प्रणाली पुलिस को ये अधिकार नहीं देती है। इनकाउंटर उसी स्थिति में जायज़ है जब मुठभेड़ हो, ऐसी स्थिति आए, बल प्रयोग के दौरान अपराधी मारा जाता हो। यहाँ पे वो भगोड़ा है, पुलिस ढूंढ भी रही है। जाहिरा तौर पे जब घटना घटी उसके बाद अब तो काफ़ी समय भी हो गया, लेकिन अभी भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसके भागने के बाद भी जो घटना घटी तो इलाके को सील कराया गया होगा कि भागने ना पाए, चेकिंग वगैरह के भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, उसके बाद भी वो नहीं मिल रहा है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि वो भागा तो आखिर गया तो गया कहाँ, और उसको भगाने में भी किस हद तक और किसका संरक्षण था, ये सब तो फर्दर विवेचना में पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, शायद सामने आए। लेकिन किसी का भी अगर भले ही अपराधी है, उसका घर तोड़ना बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया को, बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, हमारे यहाँ कानून परमिशन नहीं देता है। कि अगर कुर्की का प्रावधान है क्योंकि वहाँ एक घटना स्थल था जहाँ अपराध हुआ है, केस प्रॉपर्टी भी थी, पुलिस उस घर को सीज कर सकती थी। अगर उस जमीन, वो घर ऐसे ज़मीन पे बना हो जो सरकारी ज़मीन हो, सरकार का हो, अवैध तरीके से बना हो, तब भी अधिकार है घर गिराने का प्रशासन को, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया निहित है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन इस प्रकरण में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जो चीज़ें सामने आई, तो वो अपने आप में तो सवाल खड़े करती है कि कार्रवाई जो प्रक्रिया अपनाई जाने चाहिए थी, जो नियम था, वो शायद इस मामले में नहीं अपनाया गया। और अगर पुलिस के लोग ही, अगर पुलिस जो कानून है अगर उसको नहीं पालन करेंगे, तो फिर पालन कराने वाला अगर नियमों को तोड़े, तो फिर आम जनता से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता सारे नियम को अपनाएगी, पालेगी, क्योंकि इससे एक अराजक स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। और कहीं भी जहां कानून का शासन है तो चीज़ें भले ही कितना भी गंभीर अपराध हो, जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, वो तो जो लॉ परमिट करता है उसी के अंदर होनी चाहिए, की जानी चाहिए। उससे इतर जब भी जाते हैं तो वो गलत होता है। और इस मामले में भी जो पुलिस की इतनी जो बाद की कार्रवाई हुई, घर तोड़ा गया, नियमों का पालन नहीं हुआ, जाहिर तौर पे जो अक्यूज्ड है उसकी फैमिली भी उस चीज़ को रेज करेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस खामी का लाभ हो सकता है पीड़ित को मिल जाए। क्योंकि अभी जो बातें आ रही हैं, कल को अभी वो पकड़ा नहीं गया है, कल को वो भी अपने बचाव में क्या प्ली लेगा, लेकिन पुलिस वालों ने जो घर तोड़ा है, मैं नहीं समझती हूँ कि उसके लिए अगर कोई प्रोसेस अगर अपनाया गया हो, प्रक्रिया पालन हुआ हो, तब तो कोई अनियमितता नहीं है। लेकिन बिना किसी प्रक्रिया के अगर घर तोड़ा गया है तो वो भी कानूनी रूप से किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जाएगा। नूतन जी, क्या आपको नहीं लगता कि घर इसलिए तोड़ा गया है तो उसको बेघर कर दिया जाए? उसका जो कृष्णा नगर लखनऊ में मकान है, उसके लिए भी अभी जो सीओ है दीपक जी, उन्होंने लेटर भेजा है एलडीए को कि इसको सील किया जाए, जबकि उसमें उसके परिवार के और सदस्य रह रहे हैं। कुल मिला के सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसके सारे रिश्तेदारों को भी बेघर कर दो। क्योंकि मुझे लगता है, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, मैं उसी पे आना चाहूँगा। धर्म कहता है पापियों का नाश करो, लेकिन संविधान कहता है कि हम कानून से बंधे हुए हैं। लेकिन किस हद तक हम कानून से बंधे हैं, ये दिखा रहा है आपको कानपुर का विकास दुबे का केस, जहाँ पर शायद पुलिस भी विवश हुई, उन्होंने खुन्नस निकाली या जो कुछ भी किया, उसी के ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा कि नेता पालते हैं गुंडे, और बाद में वही गुंडे बनते हैं नेता, और उसके बाद में कोर्ट कहती है कि दागियों को टिकट मत दो, और सरकार कहती है कि दागियों को टिकट देने में आप दखल अंदाजी मत करो। क्या नूतन जी, इसी तरीके से हमारे कानून का पालन होगा? ये एक वास्तविकता है जो आप भी जानती हैं कि दागियों को टिकट मत दो, ये कोर्ट ने कहा था, और उसके बाद कहा गया कि आप इसमें दखलंदाजी ना करें, और एक जीता जागता आपके सामने दृश्य आज आ गया
कि लोग इतने ज़्यादा पैनिकी में हैं कि पुलिस भी खुन्नस पे उतर आई। तो कानून बनाने वाले, कानून की रक्षा करने वाले ही कानून आज तोड़ रहे हैं, और जिसमें कि आपको दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों का संरक्षण भी 100% इसमें छिपा है, जिसको सामने आना है। क्या आपको लगता है कि इस संरक्षण को बाहर आने के लिए जो CDR है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार विकास दुबे के CDR को जग जाहिर करेगी, जिससे कि बहुत से सफेदपोश, बहुत से खाकी और पता नहीं किस किस का पर्दाफाश होगा? क्या कहना है नूतन जी आपको? देखिए, जब ऐसे मामले होते हैं तो ट्रांसपेरेंसी के तहत ज़रूर वो जाहिर करना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि अगर कोई विवेचना के दौरान कोई चीज़ मिलती है और उसको बिल्कुल ही पब्लिक करते हैं, तो हो सकता है जो शामिल हो, जो अक्यूज़्ड हो सकता है, वो भी सतर्क हो जाए। लेकिन जब केस कोर्ट में चला जाता है, जो चीज़ें जब कोर्ट में चली जाती है मामला, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती, तो जो एविडेंस होते हैं अक्यूज़्ड के खिलाफ, तो वो कोर्ट द्वारा उसको मुहैया कराया जाता है। तो पब्लिक जब प्रक्रिया हो जाती है, अब किस स्तर पे, लेकिन उसको सार्वजनिक जरूर किया जाना चाहिए। ये भी किया जाना चाहिए कि अगर पुलिस को ये आश्वासन पब्लिक के बीच में, खास करके वहाँ के लोगों के बीच में, ये भरोसा पैदा करना चाहिए कि अगर उनके नॉलेज में ऐसा कोई अपराध हो, उसके साक्ष्य हो, तो वो भी सूचना दें, प्रोवाइड कराएं, ताकि उसके खिलाफ और मजबूत केस बनाया जा सके, लोग भी गवाही के लिए आ पाए। अभी स्थिति जो हो रही है, जो उसके साथ पहले हुई, वहाँ भी वो आरोप लगे, एक्सोनरेट हो गया क्योंकि कोई गवाही नहीं मिली। उसके मामले में तमाम ऐसे मामले जो चल रहे होंगे, जमानत भी तभी हो रही होगी कि पुलिस प्रॉपर कोर्ट के सामने उसके पक्ष को जमानत का सही ढंग से विरोध या तो नहीं हो रहा होगा कि न दिया जाए, इतना बड़ा अपराधी है, या कोई ना कोई तो वहाँ गड़बड़ी हुई है। अन्यथा कई ऐसे मामले होते, छोटे छोटे मामले होते हैं, जहाँ कई बार आदमी अपराधी नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति अपराध की नहीं होती है, बहुत छोटे से मामले में भी वो जेल चला जाता है और उसकी जमानत नहीं हो पाती है, सरकार विरोध करती है। यहाँ सवाल है कि जब इतना बड़ा अपराधी था, उसके ऊपर इतने आपराधिक मामले थे, उसके बाद भी किसी स्तर पे पुलिस के द्वारा या शासन के द्वारा जमानत मिल गई, विरोध नहीं किया गया और वो जमानत पे चलता रहा। तमाम प्रश्रय भी रहे होंगे, उसको भी देखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आदमी इतना बड़ा और इतनी बड़ी घटना को तब तक तभी अंजाम दे सकता है जब उस बेखौफ हो, उसको इस चीज़ का डर नहीं हो कि हमको सज़ा हो सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं। उसको ज़रूर ये भरोसा होगा कि कुछ हमारा होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, ये करके भी हम बच निकलेंगे। और ये चीज़ उससे भी दिखती है। एक वीडियो मैं सोशल मीडिया में देख रही थी, तो विकास दुबे के पिता का, जो उसी घर में रह रहे थे, और उनका वीडियो इंटरव्यू देते हुए था, वो जिस तरीके से बात बोल रहे थे, उससे साफ दिख रहा था कि उसको ये पूरा भरोसा था कि हम अपराध कर लेंगे और हमारा इसका अगर पकड़े नहीं गए और पकड़े जाएंगे भी, अगर पुलिस ने पकड़ा, तो हम फिर निकल आएंगे, उन खामियों का लाभ लेके हमारे खिलाफ कोई डर के मारे गवाही नहीं देगा। और उसने जो इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दिया है, उसके बाद तो गवाही और भी मुश्किल हो गई है। तो इस मामले में पुलिस को और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है, कार्रवाई की भी ज़रूरत है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई सवाल भी छोड़ती है कि इतने बड़े अपराधी जब इस हद तक बनते हैं, तो हमारे सिस्टम की कहाँ खामी होती है, असहयोग होता है। कई बार ये कहा जाता है कई व्यक्ति पुलिस के कारण भी अपराधी बनते हैं, क्योंकि या तो उचित समय में प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई होती, और कई बार पुलिस की बहुत ज़्यादा ऐसी कार्रवाई जिसमें आदमी को लगता है कि हम निर्दोष हैं, अपराध नहीं किया है, और फंसाए गए, उसके बाद भी उसकी नहीं सुनी जा रही है। तो भी इस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कोई भी अपराधी है, अगर अपराध हुआ है, उसको सही तरीके से विवेचना करके कोर्ट के सामने ला पाए, कि सारे फैक्ट कोर्ट के सामने हो, एविडेंस कोर्ट के सामने हो, ताकि अपराधी को सज़ा दी जाए। आज दुर्भाग्यवश जो विवेचना का पहलू है, सज़ा दिलाने का पहलू है पुलिस के द्वारा, वहाँ
उचित कार्रवाई नहीं होती है या जितने साक्ष्य इकट्ठे होने चाहिए उस स्तर तक मेहनत नहीं होती है। जो छोटे अपराध हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं हैं या अपराध हो गया हो परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि वैसे जो होते प्लान्ड अपराधी नहीं होते हैं वहाँ तो सज़ा दिला पाते हैं पुलिस, लेकिन जो अपराधी हार्डकोर क्रिमिनल हैं वहाँ अगर अपराध का रेशियो देखिए तो अपराधी अक्सर छूट जाता है। तो वैसे अपराधियों पे कैसे नकेल लगाए, अंकुश लगाया जाए, उसको लेके एक प्रॉपर दिशा में काम करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़े। और जो रही उनकी, जो आपने एक सवाल किया लखनऊ के घर की प्रॉपर्टी सील करने की, तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि अगर अपराध की कमाई हुई कोई संपत्ति है, जो संपत्ति अपराध से बनाई गई हो, तो उसको निश्चित रूप से सील किया जा सकता है। जिसकी प्रॉपर्टी सील हुई है उसको भी ये अवसर होता है कि वो इस चीज़ को साबित करे कि वो अपराध की प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो तो एक प्रक्रिया है, अगर सील हुई है, विधिक प्रक्रिया के तहत चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उस पर आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो भी कार्रवाई हो वो एक नियम के तहत, जो कानून कहता है उसके तहत होनी चाहिए। धन्यवाद नूतन जी। मैं विजय गुप्ता, आवाज प्लस से। आपने अभी देखा हमारे शहर की मशहूर हस्ती आरटीआई एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट नूतन ठाकुर जी से हमारी हुई बातचीत। आप देख रहे हैं सरकार दावा करती है कि प्रदेश से वे अपराधी भाग चुके हैं, एक दहशत है अपराधियों में, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बेखौफ है अपराधी। और यही आपको हमने दिखाया आवाज प्लस से। मैं विजय गुप्ता, आवाज प्लस लखनऊ से।